हेलो नर्सेस, दिस इज़ नोबर लतीफ़। तो जो टेस्ट सीरीज़ हमारी ऑलरेडी आपके लिए अवेलेबल है हमारी ऐप JKCS पे, तो उसमें से जो आज का टेस्ट था जिसका नाम है कम्युनिकेबल डिजीज़, आज हम इसी टेस्ट के रिगार्डिंग जो है टॉप MCQs की एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर हम वो एनालिसिस स्टार्ट करें तो आप हमारी जो टेस्ट सीरीज़ का जो शेड्यूल है आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड वो आप एक बार यहाँ पे चेक इन कर सकते हो। बाकी फर्दर जानकारी के लिए आप यहाँ पे प्रेफर कर सकते हो। एंड रिगार्डिंग फुल कोर्स की डिटेल्स जो है वो आपको इस नंबर पे मिल सकती है, आप डाउनलोड हमारी ऐप कर सकते हो। नाउ हमारा जो सेशन है रिगार्डिंग MCQ टॉप MCQs रिगार्डिंग कम्युनिकेबल डिजीजेस वो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज की MCQ सीरीज का, दैट इज द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज वाज प्रपोज्ड बाय। जो जर्म थ्योरी है वो थ्योरी किसने दी थी? हियर योर ऑप्शंस आर रॉबर्ट कोच, हिप्पोक्रेट्स, लिज पॉस्चर एंड ऑगस्ट वीजमैन। देखो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, दैट इज ऑगस्ट वीजमैन। ऑगस्ट वीजमैन ने जो दी थी वो दी थी जर्म प्लाज्म थ्योरी। ठीक है, उसमें क्या है कि जो जर्म थ्योरी है वो दी थी किसने? वो आपकी दी है लियूस पॉस्चर ने। किसने दी जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज? वो लियूस। बहुत सारी थ्योरीज है डिजीज के रिगार्डिंग जो है, बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने दी है, बट जो जर्म थ्योरी है ये पहली थ्योरी थी रिगार्डिंग डिजीज कॉजेशन की, और वो किसने दी थी? वो दी थी लियूस पॉस्चर ने। लियूस पॉस्चर को हम कभी फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, या हम कभी कभार इसको बोलते हैं जिसने स्टेरिलाइजेशन, जिसने पॉस्चराइजेशन का फिनोमेना बताया था, वो भी किसने बताया था? लियूस पॉस्चर ने बताया था। तभी पॉस्चराइजेशन का नाम भी इन्हीं जो साइंटिस्ट के नाम है, या इन्हीं माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो थे ये लियूस पॉस्चर, इन्होंने ही पॉस्चराइजेशन के बारे में भी दिया जो है अपना सारा कुछ रिसर्च की, प्लस उसके साथ साथ इनको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। प्लस इन लियूस पॉस्चर को क्या है, इन्होंने पहली थ्योरी दी थी डिजीज कॉजेशन के रिगार्डिंग, उसका नाम था जर्म थ्योरी। एंड जर्म थ्योरी का क्या मतलब है? जर्म थ्योरी इसने सिंपल, उसमें मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जर्म थ्योरी ने ये बताया कि जब तक कोई भी जर्म आपके बॉडी में नहीं घुसेगा, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, जो भी, तब तक आपको कोई डिजीज नहीं होगी। और इसने इसको कभी कभार हम जानते हैं सिंगल फैक्टर थ्योरी के नाम से। सिंगल फैक्टर मीन्स कि कोई एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है डिजीज कॉजेशन के लिए, एंड वो थ्योरी किसने दी थी? सिंगल फैक्टर थ्योरी। और जर्म थ्योरी वो दी थी लियूस पॉस्चर ने। तो हिप्पोक्रेटस जो है वो फादर ऑफ मेडिसिन है। ठीक है, रॉबर्ट कोच ने क्या दिया था? वो कोच पोस्टुलेट्स दिए थे रिगार्डिंग माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, ऑगस्ट वीजमैन ने क्या दिया था? जर्म प्लाज्म थ्योरी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्लीट सिट्रुलेंट? कंप्लीट सिट्रुलेंट, व्हाट डू यू मीन बाय सिट्रुलेंट? सिट्रुलेंट मींस जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया होगा या बैक्टीरिया होगा उसके स्पोर्स जो है वो डिस्ट्रॉय होंगे। एक तो बैक्टीरिया खुद भी डिस्ट्रॉय होगा, प्लस उसके जो स्पोर्स है वो भी खत्म हो जाएंगे कंप्लीटली। जो आपकी जो भी सरफेस होगी या जो भी चीज होगी जिसपे आप ये चीज अप्लाई करोगे, वहां पे टोटली जीरो जो है माइक्रोब्स होंगे। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सिट्रलाइजेशन। तो उस जीरो माइक्रोब्स को प्रमोट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? बहुत सारे सॉल्यूशंस यूज करते हैं, जिसमें ग्लूटरएल्डिहाइड भी यूज करते हैं, हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी यूज करते हैं, हम सोडियम हाइपोक्लोराइड भी यूज करते हैं। तो कौन सा कंप्लीट सिट्रुलेंट नहीं है? व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लीट सिट्रुलेंट? जो मैंने पहले ही बताया, जिसकी वजह से क्या होगा? कंप्लीटली एसेप्टिक या माइक्रोब फ्री जो है एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। ठीक है, तो वो किसकी वजह से नहीं होता? एब्सोल्यूट अल्कोहल ओनली, एब्सोल्यूट अल्कोहल की वजह से नहीं होता। बल्कि कौन से वाले कंप्लीट जो सिट्रुलेंट्स है वो ग्लूटरएल्डिहाइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, या सोडियम हाइपोक्लोराइट है, जिसकी वजह से कंप्लीटली हम किसी भी चीज को सिट्रुलाइज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग कॉलरा आउटब्रेक द बेस्ट इमरजेंसी मेजर्स टू बी अडॉप्टेड इज? जब कॉलरा आउटब्रेक हुआ था, जब कॉलरा फैला था देश में, ठीक है, तो तब जो है सबसे इंपॉर्टेंट बेस्ट इमरजेंसी मेजर हमने कौन सा लिया था? हमने क्या लिया था? हमने देखो, जैसे कॉलरा का आपको पता होगा, जो कॉलरा डिजीज है वो फैलती है कॉन्टेमिनेटेड वाटर से। कैसे फैलती है? कॉन्टेमिनेटेड वाटर से। एंड उस कॉन्टेमिनेटेड वाटर को जब कॉलरा आउटब्रेक हुआ तो पहली चीज जो इमरजेंसी मेजर हमने लिया, अडॉप्ट किया, वो कौन सा था? हमने क्लोरिनेटेड वाटर को प्रोविजन किया, स्टार्ट क्लोरिनेटेड वाटर का। जो क्लोरिनेटेड वाटर मीन्स कि क्लोरीन टैबलेट्स हमने वाटर में डाली, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या
क्या हुआ, वो टोटली डिसइंफेक्ट हो गया, जिसमें इन्फेक्शन के चांसेस या जो माइक्रोब्स कॉलरा फैला रहे थे वो डिस्ट्रॉय हो गए। ठीक है, तभी जो कॉलरा आउटब्रेक में हमने इमरजेंसी जो प्रोसीजर अपनाया था, दैट वाज टू प्रमोट द क्लोरिनेटेड वाटर यूज। नाउ नेक्स्ट दैट इज, यहाँ पे मैं आपको और एक पॉइंट बताऊंगी। जो कॉलरा है, कॉलरा को हम बोलते हैं फादर ऑफ एपिडेमोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि कॉलरा जो है एक ऐसी डिजीज थी जिसकी वजह से एपिडेमोलॉजी जो है डिजीज कॉजेशन की जो प्रोसेस है वो डिफाइन होना स्टार्ट हो गई वर्ल्ड में, तभी कॉलरा को हम बोलते हैं फादर ऑफ एपिडेमोलॉजी। और फादर ऑफ एपिडेमोलॉजी को हम बोलते हैं जॉन स्नो के नाम से भी, क्योंकि जॉन स्नो ने ही रिसर्च की थी कॉलरा डिजीज से और उसने बताया था कि ये कॉन्टेमिनेटेड वाटर से फैलती है। तो फादर ऑफ एपिडेमोलॉजी इज जॉन स्नो, और कभी अगर डिजीज के बारे में डिजीज दी गई हो ऑप्शन में, देन इट इज कॉलरा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज रिलेटेड टू विच डिजीज? देखो, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मतलब पूरी पॉपुलेशन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन, तो वो किस डिजीज के रिगार्डिंग स्टार्ट हुई थी? मलेरिया, फिलेरिया, पोलियो और चिकन पॉक्स। आपने याद रखना है वो फिलेरियल डिजीज के लिए यूज हुई थी मास ड्रग प्रमोशन। मास ड्रग मतलब सबको मेडिसिन सप्लाई, सबको मेडिसिन एडमिनिस्टर करनी पड़ी। तो फिलेरियसिस के लिए लाइक आपने देखा होगा हर साल मनाया जाता है डीवर्मिंग डे। डीवर्मिंग डे पे एल्बेंडाजोल टैबलेट्स देते हैं ताकि जो ये माइक्रोफिलेरी है जिसकी वजह से फिलेरिया डिजीज होती है उसको हम अपने ब्लड से टोटली जो है डिस्ट्रॉय कर दे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विथ चिकन पॉक्स इन चिल्ड्रन इज? देखो, जब एक बेबी को या चिल्ड्रन को क्या होगा, जब एक चाइल्ड को चिकन पॉक्स हो जाएगा, ठीक है, तो अब जो है चिकन पॉक्स क्या है, एक वायरल डिजीज है। जब उसको चिकन पॉक्स होगा तो उसको अदर इन्फेक्शंस उस चिकन पॉक्स के साथ साथ क्या लग सकते हैं, दैट इज उसको क्या होगा, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। उसके चिकन पॉक्स के साथ साथ उसको बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का वो शिकार हो सकता है। ठीक है, जब किसी को चिकन पॉक्स होगा, दैट टू वो चाइल्ड होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कॉलरा इज? कॉलरा के लिए जो हम ड्रग ऑफ चॉइस मतलब जो इंपॉर्टेंट ड्रग हम यूज करते हैं, ठीक है, तो वो क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कॉलरा इज योर टेट्रासाइक्लिन। मार्क दिस इन योर माइंड, जो टेट्रासाइक्लिन है ये ड्रग ऑफ चॉइस है किसके लिए? कॉलरा के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी ड्रग थेरेपी इज ट्रीटमेंट फॉर टीबी, लेप्रेसी, HIV और ऑल ऑफ दीज। आपने याद रखना है मल्टी ड्रग थेरेपी क्या होती है, जिसमें हम मल्टीपल ड्रग्स जो है उनका डिफरेंट डोज जो है वो देते हैं, एक किट जैसी एक पेशेंट को देते हैं जिसमें मल्टीपल ड्रग्स हम उस डोज में उसको इंक्लूड करते हैं ताकि पूरी डिजीज को हम क्या करें, खत्म करें या क्योर करें, ठीक है, या कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करें। तो यहाँ पे मल्टी ड्रग थेरेपी जो है वो सारी ड्रग्स में, सारी डिजीजेस में यूज होती है। लाइक टीबी के लिए डॉट्स फिनोमेना है, लेप्रेसी के लिए है, HIV के लिए है। तो इन सब डिजीजेस को खत्म करने के लिए या क्योर करने के लिए या कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को हम क्या रखते हैं, मल्टी ड्रग्स पे रखते हैं, या आप बोल सकते हैं मल्टी ड्रग थेरेपी पे रखते हैं। MDT, कभी MDT का फुल फॉर्म भी आता है एग्जाम में, तो आपने याद रखना है मल्टी ड्रग थेरेपी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following communicable disease is treated by the drug Dapsone? देखो, जैसे मैंने अभी बताया कॉलरा के लिए ड्रग ऑफ चॉइस इज टेट्रासाइक्लिन। तो यहाँ पे जो आपकी पूछी गई है कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी वाली इनमें से कम्युनिकेबल डिजीज है जो डेप्सोन ड्रग से ठीक होती है? जैसे मैंने अभी बताया कि लेप्रोसी डिजीज में भी आप मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट थेरेपी यूज करते हो, ठीक है, लेप्रोसी में भी यूज करते हो, HIV एड्स में भी यूज करते हो। तो यहाँ पे आपने याद रखना है लेप्रोसी के लिए हम यूज कौन सा ड्रग करते हैं, एक ड्रग जो उन मल्टी ड्रग्स में है, दैट इज योर डेप्सोन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Which period for HIV infection, a window period for HIV infection is? सबसे पहले बच्चे आंसर जानने से पहले ये समझो कि व्हाट इज विंडो पीरियड। विंडो पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है जब आपके अंदर वायरस या बैक्टीरिया घुसा होगा, बट उसकी जो है अभी हमारी बॉडी ने उसके खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं बनाई होती है, अभी बॉडी ने लड़ना उसके साथ जो है स्टार्ट नहीं किया होगा। तभी जब हम किसी भी पेशेंट का टेस्ट करेंगे ड्यूरिंग दैट विंडो पीरियड वो नेगेटिव भी आ सकता है। तो तभी जो है यहाँ पे पूछा गया है HIV इन्फेक्शन के लिए विंडो पीरियड क्या है,
दैट इज योर 6 to 24 वीक्स। क्यों 6 to 24 वीक्स जो है, इस बीच जो है जो एक पेशेंट होगा अगर उसमें HIV एड्स जो है HIV वायरस घुसा होगा, बट अभी जो है अभी हम उस HIV वायरस को नॉर्मल टेस्ट से डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज हमारी बॉडी ने रिलीज करना स्टार्ट नहीं की। दैट पीरियड इज कॉल्ड एज विंडो पीरियड। जब जो डिजीज है वो अनडिटेक्टेबल रहेगी अगर हम टेस्ट्स या इन्वेस्टिगेशंस परफॉर्म करेंगे। ठीक है, नॉर्मल बट कॉन्फर्मेटरी टेस्ट जब हम करेंगे तब तो आएंगे। बट विंडो पीरियड एक ऐसा पीरियड है जहां पे आपके खिलाफ आपको इजीली डिटेक्ट नहीं होगी डिजीज। क्यों? क्योंकि अभी बॉडी ने रिएक्ट करना स्टार्ट नहीं किया होगा या एंटीबॉडीज रिलीज करना स्टार्ट नहीं किया होगा। तो विंडो पीरियड क्या है HIV एड्स के लिए? आपने याद रखना है 6 to 24 वीक्स तक अगर आपको HIV वायरस आपके बॉडी में घुस गया तो 6 to 24 वीक्स तक अगर आप टेस्ट करोगे भी वो नेगेटिव आ सकता है। तो कंफर्मेशन के लिए आपने 24 वीक्स के बाद फिर से टेस्ट करवाना है ताकि आपको पता लगे वेदर द वायरस हैज इन्फेक्टेड यू और नॉट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following disease was declared eradicated from the world? What do you mean by eradication? Eradication का मतलब है कि टोटली जो डिजीज है या उसके जो कैरियर्स है वो सारे खत्म हो गए। ठीक है, वो डिजीज अब वर्ल्ड में प्रेजेंट नहीं है। दैट इज वन एंड ओनली डिजीज, दैट इज स्मॉल पॉक्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू अबाउट मीजल्स इज, क्या मीजल्स के रिगार्डिंग इन स्टेटमेंट्स में कौन सी चीज जो है सही है? पहली, इंक्यूबेशन पीरियड उसका 10 डेज है। व्हाट डू यू मीन बाय इंक्यूबेशन पीरियड? इंक्यूबेशन पीरियड बच्चे याद रख लेना, यहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है, जैसे विंडो पीरियड नहीं मैंने अभी बताया वैसे ही इंक्यूबेशन पीरियड आपने याद रखना है। विंडो पीरियड वो था कि जब तक हमारे एंटीबॉडीज डिटेक्टेबल नहीं होंगी टेस्ट में। ठीक है, व्हाट इज अब इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? ये वो पीरियड होता है जब आपके बॉडी में वायरस या बैक्टीरिया घुस गया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शियस एजेंट घुस गया। अब उस इन्फेक्शियस एजेंट के घुसने से लेकर आपके अंदर बॉडी में कोई साइन एंड सिम्टम जब तक नहीं आएगा, दैट इज कॉल्ड एज इंक्यूबेशन पीरियड। लाइक आपके अंदर जो है टाइफाइड का जो है सैल्मोनेला टाइफी जो है वो आपके बॉडी में घुस गया जिसकी वजह से टाइफाइड होता है। अब आपको अभी जैसे ही वो घुसा उसके बाद जब आपको फीवर स्टार्ट हुआ उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड। जैसे ही आपका जो माइक्रोब है जब वो मतलब टिल एंट्री से लेकर टिल योर फर्स्ट सिम्टम ऑफ दैट डिजीज अपीयर्स, दैट इज कॉल्ड एज इंक्यूबेशन पीरियड। तो यहाँ पे बोला गया है कि इंक्यूबेशन पीरियड मीजल्स का 10 डेज है। इन्फेक्शियस ये रहता है, इन्फेक्शियस रहता है, हाईली इन्फेक्शियस मतलब ये फैलता है ज़्यादा 4 डेज बिफोर द रैश। उसके बाद इसमें कॉप्लिक स्पॉट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ये सारी स्टेटमेंट्स मीजल्स के रिगार्डिंग सही है। एक इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? वो है 10 डेज, प्लस ये क्या है, इसमें कॉप्लिक स्पॉट्स भी पाए जाते हैं, प्लस इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है रैशेस से पहले 4 दिन वो ज़्यादा इन्फेक्शियस होता है। इन्फेक्शियस मीन्स वो इजीली वो डिजीज़ किसी और को दे सकता है, फैल सकती है, वो डिजीज़ ट्रांसफरेबल है ज़्यादा 4 दिन से पहले रैश के। तो दीज आर ऑल स्टेटमेंट्स करेक्ट अबाउट मीजल्स। Now next question, चिकन पॉक्स रैशेस फर्स्ट अपीयर इन विच बॉडी पार्ट? चिकन पॉक्स जो है जैसे रैशेस आते हैं चिकन पॉक्स में भी आते हैं ना, तो अब जो है स्मॉल पॉक्स में भी आते हैं। अब चिकन पॉक्स में रैशेस जो है पहले किस वाले बॉडी पार्ट में आते हैं? कहाँ पे आते हैं? फेस पे और ट्रंक पे। हियर योर करेक्ट आंसर इज फेस एंड ट्रंक, और यू कैन से ट्रंक एंड फेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मीजल्स और रेबियोला रैशेस फर्स्ट अपीयर इन विच बॉडी पार्ट? अब मीजल्स के जो रैशेस है मैंने बताया अभी ऊपर, चिकन पॉक्स के कहाँ कहाँ है? फेस एंड ट्रंक, याद रखना। बट मीजल्स में कहाँ पे सबसे पहले रैशेस आते हैं? फेस पे आते हैं। उस चिकन पॉक्स में कहाँ आते थे? फेस और ट्रंक पे। डिफरेंस याद रख लेना बच्चे। नाउ नेक्स्ट, रुबेला जर्मन मीजल्स के नाम से भी जाना जाता है। कभी जर्मन मीजल्स के बारे में पूछा जाए तो समझ लेना दैट इज रुबेला। तो रैशेस फर्स्ट अपीयर इन विच बॉडी पार्ट? अब रुबेला में पहले मैंने चिकन पॉक्स का बताया, कहाँ पे आते हैं? फेस एंड ट्रंक। उसके बाद मैंने क्या बताया? चिकन पॉक्स का बताया, सॉरी मीजल्स का बताया, वो फेस पे आते हैं। चिकन पॉक्स में फेस एंड ट्रंक पे आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इज रुबेला। रुबेला के जो है वो किस बॉडी पार्ट में आते हैं? वो भी कहाँ पे आते हैं? पहले रैशेस अपीयर एट द फेस ऑफ द पेशेंट।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, केराटोमेलेशिया इज एसोसिएटेड विद, फर्स्ट समझ लो व्हाट इज केराटोमेलेशिया। केराटोमेलेशिया एक ऐसी डिजीज कंडीशन है जब आपको एक्सट्रीमली विटामिन ए की डिफिशियंसी होगी, उसकी वजह से कॉर्निया आपका एक्स्ट्रा थिन, सॉफ्ट एंड वो क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम ड्राई हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से कॉर्नियल इंजरी भी हो सकती है या उसमें क्लाउडीनेस भी आ सकती है आपके कॉर्निया में। तो वो क्या है, वो केराटोमेलेशिया किसकी वजह से हो सकता है, वो डायरिया, उसके साथ साथ क्या हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है पेशेंट को, मीजल्स भी हो सकता है, चिकन पॉक्स भी हो सकता है, या डायरिया एंड मीजल्स भी हो सकते हैं। वो क्या है, उसमें आपने ऑप्शन ए एंड बी याद रखना है, डायरिया एंड मीजल्स। नेक्स्ट इज कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्प्स इज, कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन मतलब अगर किसी पेशेंट में मम्प्स हुआ देन उसमें और क्या चीज हो सकती है मम्प्स के साथ साथ, उसको हो सकता है एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। व्हाट डू यू मीन बाय एसेप्टिक मेनिंजाइटिस? मेनिंजाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ योर मेनिंजेस, जो आपके ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को कवर करते हैं, उन कवरिंग्स को बोलते हैं मेनिंजेस। तो जो एक एसेप्टिक टाइप ऑफ मेनिंजेस है ये हो सकता है उस पेशेंट में जिसको मम्प्स होगा। Now next question, which of the following viruses is excreted through feces? देखो जब आप स्टूल्स पास करते हो या फीसिस पास करते हो, कौन सा वायरस एक्सक्रीट होता है आपके स्टूल के साथ, वेदर इट इज हेपेटाइटिस, HIV, पोलियोमिलाइटिस और हेपेटाइटिस C। आपने याद रखना है पोलियोमिलाइटिस जो है वो आपके फीसिस के साथ एक्सक्रीट होता है, तभी जो है थ्रू रिवर्स चेन जो है उसके थ्रू आप क्या करते हो, स्टूल का स्पेसिमेन कलेक्ट करते हो PSC या CSC में, देन हॉस्पिटल में उसकी एनालिसिस करते हो और उससे डिटेक्ट करते हो दैट पेशेंट इज हैविंग इन्फेक्शन ऑफ पोलियोमिलाइटिस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इज, जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है उसमें उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। जब आपको इन्फेक्शन होगा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का तब जो है कब आपको जैसे वो आएगा आपकी बॉडी में फिर आपको पहला सिम्टम डेवलप होगा, उस पीरियड को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। अब इसके लिए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के लिए कितना है इंक्यूबेशन पीरियड, दैट इज 10 to 14 days। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर रिस्क फैक्टर ऑफ ओरल कैविटी कैंसर। देखो किसी पेशेंट को ओरल कैविटी कैंसर हो गया या ओरल कैंसर आप बोल सकते हो या माउथ कैंसर बोल सकते हो, तो उसके जो है किस पेशेंट को ज्यादा चांसेस है डेवलप होने के, वो मेजर रिस्क फैक्टर क्या है। मेजर रिस्क फैक्टर मतलब किसको ज्यादा चांसेस जो है होते हैं माउथ कैंसर होने के या ओरल कैंसर होने के। पुअर पर्सनल हाइजीन, एल्कोहलिज्म, थायराइड डेफिशिएंसी और स्मोकिंग। स्मोकिंग इज द ओनली फैक्टर जिसकी वजह से जो आपका ओरल कैंसर है उसके चांसेस आप में ज्यादा बढ़ सकते हैं। इट इज नॉट थायराइड डेफिशिएंसी, इट इज नॉट एल्कोहलिज्म, इट इज नॉट पुअर पर्सनल हाइजीन, बट इट इज स्मोकिंग दैट कैन ट्रिगर द माउथ कैंसर और oral cancer in a patient. Now next question, which of the following terms refers to a fungal infection of foot? देखो किसी फंगस जो है बहुत प्रकार की हमारे जो इन्वायरमेंट में पाई जाती है, अब कौन सी वाली फंगस जो है वो आपके फुट को जो है इन्फेक्ट करती है। यहाँ पे आप एक ट्रिक याद रख सकते हो, दैट इज टीनिया पेडिस। पेडिस मीन्स आपका पैर, तो टीनिया पेडिस जो है वो एक ऐसा प्रकार का फंगस है जिसकी वजह से आपको फंगल इन्फेक्शन ऑफ फुट या फीट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ वूपिंग कफ इज, जो वूपिंग कफ है उसका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है। डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है, ड्रॉपलेट से होता है, फोमाइड से होता है, वाटर बॉर्न होता है। आपको पता है वाटर बॉर्न क्या होता है, फोमाइट होते हैं जो भी ऑब्जेक्ट्स वगैरह नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से होगा इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट मीन्स जब पर्सन टू पर्सन उसके सिक्रीशंस के कांटेक्ट में आप आओगे। डायरेक्ट कांटेक्ट मतलब आपका उसके साथ डायरेक्ट जो है कोई हैंड शेक करोगे या हग करोगे तो वो दैट इज योर डायरेक्ट कांटेक्ट जब आप उस पेशेंट पे आओगे। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे जो है जो वूपिंग कफ है वो किसकी वजह से यूजुअली फैलता है, थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, दैट यू हैव टू रिमेंबर। Now next question, the maximum size of droplet nuclei that can reach alveoli of lungs is। देखो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन तो मैंने बोला जब आपको कोई भी सलाइवा की सिक्रीशन या कफ की सिक्रीशन जो है आप उसके कांटेक्ट में आओगे पेशेंट के, देन इट इज योर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। अब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में क्या है कि
कौन सा वाला साइज, कितना साइज होगा ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई का जो आपके लंग्स के एल्वियोलाई पार्ट में पहुंच सकता है, दैट इज 1 to 5 माइक्रॉन्स। ठीक है, जो 1 to 5 माइक्रॉन्स वाले डायमीटर वाला जो ड्रॉप होगा, ठीक है, वो पहुंच सकता है आपके लंग्स टू एल्वियोलाई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एमीबियासिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू, जो एमीबियासिस है एक डिजीज है, ये इसका जो ट्रांसमिशन है ये किसके थ्रू हो सकता है, इसका जो है जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन मतलब ये किस फैलता कैसे है, ये फैलता है फीको ओरल रूट से। फीको ओरल मीन्स आपके फीसिस, थ्रू योर फीसिस और थ्रू योर माउथ कॉन्टेक्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू फूड एंड वाटर, और अब जो डिजीजेस गुज़ा और पानी की वजह से ट्रांसफर होंगी, उन डिजीजेस को हम कौन सी डिजीजेस बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम व्हीकल बॉर्न। क्या बोलते हैं उनको, व्हीकल बॉर्न। अब एयर बॉर्न जो हवा से होती है, फोमाइड बॉर्न जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की वजह से होती है, वेक्टर बॉर्न मतलब जो आपके अदर लाइक रैट से फैलेगी या किसी अदर एनिमल सोर्स से होगा, दैट इज योर वेक्टर बॉर्न। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे व्हीकल बॉर्न तभी बोला गया है क्योंकि डिजीज थ्रू फूड या वाटर जो है जब पास ऑन होगी एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट, उसको हम बोलते हैं व्हीकल बॉर्न। नाउ नेक्स्ट इज oral rehydration solution does not contain, every exam every viva of nursing में पूछा जाता है कि oral rehydration solution जो है उसकी कंपोजिशन क्या है। आपने याद रखना उसमें बाइकार्बोनेट्स होते हैं, सोडियम क्लोराइड होता है, ग्लूकोज होता है। तो what is not present in your ORS, that is calcium lactate। और ये यूज किस लिए होता है, जब किसी पेशेंट में डिहाइड्रेशन होती है। ठीक है, डिहाइड्रेशन मींस उसका डिहाइड्रेशन सिंपली नहीं वाटर लॉस या कुछ होगा, वाटर लॉस के साथ इलेक्ट्रोलाइट लॉस भी होगा लाइक सोडियम पोटेशियम का, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो उसको इमीडिएट बेसिस पे करेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। नाउ नेक्स्ट इज डिहाइड्रेशन इन अ चाइल्ड विद डायरिया, थर्स्ट प्रेजेंट, टीयर्स एब्सेंट इज। देखो अगर किसी पेशेंट में डिहाइड्रेशन हुई, उसमें वाटर का जो है क्वांटिटी डिक्रीज हो गई या इलेक्ट्रोलाइट उसके इम्बैलेंस हो गए, कम हो गए, अब उसमें क्या है कि उसको थर्स्ट है, उसको प्यास लग रही है बट उसके आंसू नहीं गिर रहे, वो कौन सी वाली स्टेज ऑफ डिहाइड्रेशन है, दैट इज मॉडरेट। अब बाकी एक्सप्लेनेशन आपको थ्योरी क्लासेस में ऑलरेडी, तभी मैं यहाँ पे कट शॉर्ट करके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सिर्फ बता रही हूँ। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फीमेल एंड मेल एस्केरेसिस। जो मेल एस्केरिस होता है, ठीक है, जो एस्केरेसिस डिजीज फैलाते हैं, ठीक है, जो उसमें क्या है कि एस्केरेसिस डिजीज में एक एस्केरेस वर्म होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो इन्फेक्शन क्रिएट करता है। अब उसमें आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कि वो फीमेल है या मेल है। ठीक है, वो आपने याद रखना है, जो मेल्स होते हैं वो शॉर्टर होते हैं फीमेल से, और उनमें क्या होता है, उनकी जो कर्व टेल होती है वो थोड़ी सी कर्व्ड होती है। मेल जो है, याद रखना, मेल जो है वो फीमेल से छोटा होता है, प्लस उसकी जो टेल होती है वो थोड़ी सी कर्व्ड होती है लाइक दिस। अगर आपने डिस्टिंग्विश करना होगा मेल एंड फीमेल एस्केरिस कैसा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व्ड एज एंटी मलेरिया मंथ। देखो जहां पे एग्जाम्स की बात आए, चाहे नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या अदर एग्जाम्स, आपने डेज याद रखनी है कुछ। ठीक है, लाइक हम वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं ऑन 7th of April एवरी ईयर, ठीक है, जिसका अलग अलग थीम होता है, वो थीम भी आपने पढ़ना है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस में मैंने इंक्लूड किया है एंटी मलेरिया मंथ जो है वो हम कब मनाते हैं, दैट इज इन जून। ठीक है, सिमिलरली जो है ब्रेस्ट कैंसर या PCOS अवेयरनेस मंथ होता है अलग, ब्रेस्ट कैंसर मंथ अलग होता है, ट्यूबरकुलोसिस है ना, स्मोकिंग के लिए। तो बहुत सारे मंथ जो है अलग अलग डिजीज के लिए जो है दिए गए हैं गवर्नमेंट में, ताकि क्या है कि उन डिजीज के रिगार्डिंग एक अवेयरनेस फैले। तो वो डेज भी नहीं भूलना बिफोर गोइंग इनटू एग्जाम हॉल, सारे डिजीजेस के जो है डेज भी पढ़ लेना, किस दिन कौन सा डे। स्पेशली वर्ल्ड नर्सेज डे कब मनाते हैं, ऑन 12th of May, है ना। तो वैसे ही आपने याद रखना वर्ल्ड हेल्थ डे 7th of April। तो बाकी डिजीज के रिगार्डिंग भी आपने याद रखना है। नाउ नेक्स्ट इज द फॉलोइंग डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड बाय वाटर एंड फूड एक्सेप्ट। कौन सी वाली डिजीज जो है वो ट्रांसफर हो सकती है, फैल सकती है वाटर से फूड,
लेकिन इनमें से कौन सी वाली नहीं है जो वाटर और फूड, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कॉलरा जो है वो वाटर से फैलती है, पोलियोमाइलाइटिस भी जो है फीको ओरल रूट से ही होता है, ठीक है, हेपेटाइटिस ए भी होता है थ्रू आपके फूड की वजह से ही, बट यहाँ पे जो हेपेटाइटिस सी है वो फूड और फीको ओरल रूट उसका नहीं है, ना ही उसका फूड या वाटर जो है उससे वो नहीं होती है। तो आपने याद रखना है जो हेपेटाइटिस सी है वो यूजुअली फूड या वाटर बोर्न डिजीज नहीं है। Now next question is the characteristics fever found in typhoid is, देखो मैंने पहले ही आपको बताया टाइफाइड जो है वो किसकी वजह से फैलता है, सैल्मोनेला टाइफी की वजह से। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीवर्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, लाइक आपने सुना होगा एक होता है इरेगुलर फीवर, लैडर फीवर, ठीक है, तो बहुत सारे जो है स्टेप लैडर फीवर, रिलैप्सिंग फीवर, इंटरमिटेंट, कॉन्टिन्यूअस, बहुत सारे टाइप्स ऑफ फीवर्स हैं। अब कौन सा वाला फीवर डिटेक्ट होगा पेशेंट में जिसको टाइफाइड होगा, कौन सा वाला, स्टेप लैडर फीवर। स्टेप लैडर फीवर मतलब फीवर वो क्या होगा, पहले उसको फील होगा सुबह मॉर्निंग में, उसको थोड़ा सा होगा एलिवेटेड टेम्परेचर, उसके बाद वो नॉर्मल पे आएगा, देन उसको फिर से आएगा, तो तभी स्टेप लैडर मतलब कभी ऊपर नीचे होता रहेगा वो। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, होप यू लाइक माई क्लास। आगे की क्लासेस हम कंटिन्यू करेंगे रिगार्डिंग टॉप MCQs जो भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई क्लास।